सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान में चौहान राजवंश। और ये चौहान राजवंश की हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम चौहान राजवंश पढ़ चुके हैं, जिसमें पीछे हमने विग्रहराज द्वितीय जो शासक था विग्रह चौहान द्वितीय को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में चौहान राजवंश में अजयराज चौहान। और ये अजयराज चौहान एक इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, हर बार क्वेश्चन आता है हर परीक्षा में। तो ये चौहान राजवंश का आपको विशेष ध्यान रखना है। और चौहान राजवंश में हम पढ़ेंगे विग्रहराज चौहान को। तो ये विग्रहराज चौहान जो शासक है ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चौहान वंश का साम्राज्य निर्माण काल कहते हैं, यानी कि अजयराज चौहान का जो शासन काल था उस काल को चौहान राजवंश का साम्राज्य निर्माण काल कहते हैं। चौहान राजवंश का साम्राज्य निर्माण काल कहते हैं। ये लाइन आपको याद रखनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये शासन जो शासक किया था शासक था 1113 ईस्वी में कार्यभार संभाला था और अजमेर नगर की स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद अजयराज ने अजयमेरु दुर्ग का निर्माण करवाया। अजयराज ने अजयमेरु दुर्ग का निर्माण किया। ऐसे 1113 ईस्वी में अजयराज ने अजयमेरु दुर्ग बनाया और उसे अपनी राजधानी बनाया अजमेर नगर को। अजयराज दुर्ग ये दुर्गा नहीं है, ये दुर्ग है कि अजयराज दुर्ग। अजयराज जो दुर्ग है का प्राचीन नाम गढ़बिठली था। अजयराज दुर्ग का प्राचीन नाम क्या था? गढ़बिठली था। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। और अजयमेरु दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि अजयमेरु दुर्ग जो है उसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया ने अजयमेरु दुर्ग की मरम्मत कराई थी। पृथ्वीराज सिसोदिया जो शासक है उसने अजय मेरु जो दुर्ग है उसकी मरम्मत करवाई थी। और इसी कारण ये जो पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी तारा देवी, उसका नाम तारा देवी था और इसी कारण इस दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ गया था। एक अच्छा क्वेश्चन है और याद रखना। तो पृथ्वीराज सिसोदिया को इतिहास में उड़ना राजकुमार कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज सिसोदिया को इतिहास में उड़ना राजकुमार कहते हैं। तो ध्यान रखना है, पृथ्वीराज सिसोदिया को इतिहास में उड़ना राजकुमार कहते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। राजस्थान जो है वो अजमेर की घुंघरा घाटी में बसा हुआ है। राजस्थान अजमेर की घुंघरा घाटी में बसा हुआ है। अजमेर, राजस्थान का अजमेर शहर घुंघरा घाटी में बसा हुआ है। अजयराज चौहान ने अपने नाम के चांदी व तांबे के सिक्के चलाए थे और उसकी पत्नी सोमलेखा ने भी चांदी के सिक्के चलाए थे। एक अच्छा क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है कि अजयराज चौहान ने अपने नाम के चांदी व तांबे के सिक्के चलाए थे, चांदी और तांबे के। और उसकी पत्नी जो सोमलेखा उसने चांदी के सिक्के चलाए थे। ये क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा फेवरेट क्वेश्चन है। घुंघरा घाटी में बसा हुआ है, उड़ना राजकुमार कहते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया को। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो आगे शासक है वो है अर्णोराज। अर्णोराज को पढ़ते हैं। अर्णोराज का पीछे क्वेश्चन आया भी था, सेकंड ग्रेड की भी क्वेश्चन आया था एक। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही विशेष टॉपिक है। आज अर्णोराज का जो शासनकाल है वो है 1133 ईस्वी से 1155 ईस्वी। 1133 ईस्वी से 1155 ईस्वी। और ये शैव धर्म के मतानुयायी थे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है, शैव धर्म के मतानुयायी थे, आ सकता है क्वेश्चन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो उपाधि की बात करते हैं। अर्णोराज की जो उपाधि थी वो थी महाराजाधिराज। महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, इनको बोला जाता है महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक इनकी उपाधि थी। इसके बाद 1133 ईस्वी में अजमेर का शासन संभाला और तुर्कों को पराजित किया। जब 1113 ईस्वी में ये शासक बने थे, राजा बने थे, तो अजमेर का शासन संभाला तब तुर्कों को पराजित किया था। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, तुर्कों को पराजित किया। और अजमेर के खर्तकथा जैन धर्म के अनुयायियों को अर्णोराज ने भूमि दान दी थी। अजमेर के जो खर्तकथा जैन धर्म के अनुयायी थे उनको अर्णोराज ने भूमि दान दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
तो 1137 ईस्वी में तुर्कों के नरसंहार के बाद खून से रंगी धरती को साफ कराने के लिए चंद्रा नदी के जल को रोककर आना सागर अजमेर जो झील है का निर्माण करवाया गया था। एक फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि 1137 ईस्वी में आना सागर झील जो अजमेर में है का निर्माण कराया था। चंद्रा नदी को रोककर इसका निर्माण कराया गया था। एक फेवरेट क्वेश्चन है, चंद्रा नदी को रोककर। और ये याद रखना, इसमें आना सागर जो झील है इसमें बांडी नदी का भी पानी आता है, बांडी नदी। तो ये ध्यान रखना है, बांडी नदी का भी पानी आता है। और 1137 में तुर्कों के खून से रंगी धरती को साफ कराने के लिए इसका निर्माण किया गया था। ये जो झील है आना सागर झील, ये अजमेर का जो नागपाड़ है, तारागढ़ की और अजमेर के नागपाड़ के मध्य स्थित है। और यहीं पर जहांगीर ने शाही बाग व दौलत बाग बनाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है। एक फेवरेट क्वेश्चन है, शाही बाग भी कहते हैं, दौलत बाग भी कहते हैं, सुभाष उद्यान भी कहते हैं। और ये जहांगीर ने बनाया था। और जहांगीर की पत्नी नूर जहाँ की माँ ने, जो असमत बेगम है, उसने गुलाब से इत्र बनाने का भी आविष्कार किया था। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो जहांगीर की माँ नूर जहाँ ने, जहांगीर की माँ नूर जहाँ ने, जहांगीर की पत्नी जो नूर जहाँ की माँ असमत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किया। एक फेवरेट क्वेश्चन है, आ सकता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आना सागर झील के किनारे शाहजहाँ ने 5 बारह दरियों का निर्माण करवाया था। आना सागर झील के किनारे शाहजहाँ ने 5 बारह दरियों का निर्माण करवाया था। ये फेवरेट क्वेश्चन है, 5 बारह दरियों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहाँ ने करवाया था आना सागर झील के किनारे। 5 बारह दरिया झरना होता है, यानी 5 झरने बनाए थे। एक फेवरेट क्वेश्चन है। अर्णोराज के समकालीन चालुक्य शासक जयसिंह था। कुछ क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा सकता है कि अर्णोराज के समकालीन कौन सा शासक था? तो ये चालुक्य वंश का शासक था जयसिंह। और जयसिंह और अर्णोराज के बीच दुश्मनी थी, इन दोनों के बीच दुश्मनी थी। और दुश्मनी को लेकर जयसिंह ने क्या किया कि जयसिंह ने दुश्मनी को रिश्तेदारी में या मित्रता में बदलने के लिए अपनी बेटी जो थी, पुत्री जी थी, वो कंचन देवी की शादी अर्णोराज के साथ कर दी। यानी जयसिंह ने अपनी पुत्री कंचन देवी की शादी अर्णोराज के साथ की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अर्णोराज के दरबार में 2 विद्वान थे। अर्णोराज के दरबार में 2 विद्वान थे। 1 नंबर देवबोध, 2 नंबर धर्मबोध। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है अर्णोराज के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे? देवबोध और धर्मबोध। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अर्णोराज ने पुष्कर में, जो पुष्कर अजमेर में है, अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। फेवरेट क्वेश्चन है कि पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया था। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आहड़ उदयपुर में एक राजस्थान की एक और वराह मंदिर है जो अल्लट ने बनाया था, अल्लट। और ये आहड़ उदयपुर में है, आहड़ उदयपुर में है। और ये वराह मंदिर का निर्माण अल्लट ने करवाया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चालुक्य शासक कुमारपाल व अर्णोराज के मध्य आबू के निकट युद्ध हुआ, जिसे कुमारपाल की विजय हुई। चालुक्य शासक था, चालुक्य शासक कुमारपाल, चालुक्य शासक कुमारपाल और अर्णोराज के मध्य युद्ध हुआ आबू के निकट। इस युद्ध में कुमारपाल की तो विजय हुई और अर्णोराज हार गए थे। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है कि चालुक्य शासक कुमारपाल के साथ अर्णोराज पराजित हो गए थे? तो इनकी जानकारी हमें एक ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि और दूसरा ग्रंथ है प्रबंध कोश से हमें इसकी जानकारी मिलती है। प्रबंध चिंतामणि और प्रबंध कोश से हमें इनकी जानकारी मिलती है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एक अर्णोराज के पुत्र था जगदेव। नाम क्या था? जगदेव। अर्णोराज के पुत्र का नाम जगदेव था और जगदेव ने अपने पिता की हत्या की थी 1155 ईस्वी में। तो इसलिए जगदेव को चौहानों में पितृहंता कहा जा सकता है।
एक फेवरेट क्वेश्चन है कि जगदेव ने अपने पिता की हत्या की 1155 ईस्वी में, इसलिए जगदेव को चौहानों में पितृहंता कहा जाता है। अब आगे जो शासक है वो है विग्रहराज चतुर्थ, यानी अर्णोराज के बाद हम पढ़ते हैं विग्रहराज चतुर्थ को। तो विग्रहराज चतुर्थ जो है वो एक फेवरेट शासक है, महत्वपूर्ण है इतिहास की दृष्टि से। और चौहान वंश में लगभग क्वेश्चन आता ही है, पीछे भी आया था कि एक क्वेश्चन आया था कि म्लेच्छों को किसने पराजित किया था, ऐसे शायद एक क्वेश्चन था, म्लेच्छों को किस शासक ने पराजित किया था, जिसमें आगे हम बात करेंगे। तो विग्रहराज चतुर्थ के बारे में हम पढ़ते हैं। विग्रहराज चतुर्थ का जो शासनकाल है वो है 1153 से 1163 ईस्वी। 1153 से 1163 ईस्वी, 53 और 10 63। इसके बाद नाटक का नाम, एक नाटक लिखा था विग्रहराज चतुर्थ ने जिसका नाम था हरिकेली नाटक, और ये नाटक संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था इस नाटक, हाँ संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। और इस नाटक की कुछ पंक्तियाँ ए ढाई दिन के झोंपड़े पर में है। इस नाटक की कुछ पंक्तियाँ ए ढाई दिन का झोंपड़ा जो अजमेर के अंदर है इसमें भी लिखी हुई है। आगे बात करें तो इस नाटक की कुछ पंक्तियाँ इंग्लैंड में भी है। इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में ब्रिस्टल है, और ब्रिस्टल में इस जो हरिकेली नाटक है विग्रहराज चतुर्थ का, इसकी कुछ पंक्तियाँ इंग्लैंड के ब्रिस्टल में भी है। और इंग्लैंड के ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय का स्मारक भी है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय का स्मारक कहाँ है। तो ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय का स्मारक है। आगे बढ़ते हैं तो हरिकेली नाटक में शिव व अर्जुन की कथा का वर्णन है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि हरिकेली नाटक में किसका विवरण दिया गया है। तो हरिकेली नाटक में शिव व अर्जुन की कथा का भी वर्णन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में एक बात और बता देता हूँ आपको, हरिकेली जो नाटक है, इस हरिकेली नाटक में शिव व अर्जुन की कथा का वर्णन जो कीर्तार्जुनियम एक ग्रंथ है, कीर्तार्जुनियम, उसमें भी दिया गया है। याद रखना हरिकेली नाटक में ये जो दिया गया है आपको शिव व अर्जुन की कथा का विवरण, ये कीर्तार्जुनियम एक ग्रंथ है। कीर्तार्जुनियम, कीर्तार्जुनियम एक ग्रंथ है, इसमें विवरण दिया गया है। और ये भारवी ने लिखा था, भारवी ने कीर्तार्जुनियम, कीर्तार्जुनियम ग्रंथ भारवी ने लिखा था। इसमें भी शिव व अर्जुन की कथा का विवरण दिया गया है। आगे बढ़ते हैं तो आगे विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में दो विद्वान थे। विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में दो विद्वान थे, एक है सोमदेव और एक है नरपति नालय। सोमदेव का जो ग्रंथ है वो है ललित विग्रहराज। सोमदेव का ग्रंथ है ललित विग्रहराज, और नरपति नालय का जो ग्रंथ है वो है विशलदेव रासो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सोमदेव ने ललित विग्रहराज लिखा, नरपति नालय ने विशलदेव रासो लिखा। दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी आएंगे। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि सोमदेव ने कौन सा ग्रंथ लिखा था और नरपति नारायण ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, इंपॉर्टेंट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ललित विग्रह राज में देवल देवी व विग्रह चतुर्थ का विवरण है। यानी जो ये पहला ग्रंथ है जो ललित विग्रह राज, तो ललित विग्रह राज में किसका विवरण दिया गया है, तो ललित विग्रह राज में देवल देवी व विग्रहराज चतुर्थ का विवरण दिया गया है। यानी विग्रहराज चतुर्थ के साथ देवल देवी आएगा, इसका विवरण दिया गया है। और बिसलदेव रासो जो ग्रंथ है 2 नंबर, तो बिसलदेव रासो में राजमती, ये राजमती और इसमें विग्रहराज चतुर्थ का विवरण दिया गया है। यानी एक में देवल देवी तो एक में राजमती, ठीक है। जिसमें सोमदेव है, देव के साथ देवी, यानी सोमदेव के साथ देवी, और नरपति नालय बिसलदेव और देव के साथ राजमती, ऐसे याद रखना है। अब आगे चलते हैं तो बिसलदेव रासो के 4 भाग हैं। बिसलदेव रासो जो ग्रंथ है, बिसलदेव रासो के कर भाग हैं, ये मिस प्रिंटिंग हो गया है यहाँ, मैं बता देता हूँ आपको। बिसलदेव रासो के 4 भाग हैं, आपको ध्यान रखना है। बिसलदेव रासो के 4 भाग हैं, 4 भाग हैं। और एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि बिसलदेव रासो के कितने भाग हैं, तो बिसलदेव रासो के 4 भाग हैं।
आगे बढ़ते हैं। तो कवि जो है विग्रहराज चतुर्थ को कवि बंधु या कवि बांधव भी कहा गया है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि कवि बंधु या कवि बांधव किस चौहान शासक को कहा जाता है। तो विग्रहराज चतुर्थ को कवि बंधु या कवि बांधव भी कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विग्रहराज चतुर्थ को जयानक ने देखो क्वेश्चन है, विग्रहराज चतुर्थ को यह उपाधि जयानक ने दी थी। कि विग्रहराज चतुर्थ को ये उपाधि किसने दी थी? तो विग्रहराज चतुर्थ को यह उपाधि जयानक ने दी थी, कवि बंधु या कवि बांधव की उपाधि। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जयानक का ग्रंथ है एक, जयानक का ग्रंथ, जयानक का जो ग्रंथ है वो है, एक मिनट, जयानक का ग्रंथ, जयानक का ग्रंथ, विग्रहराज को यह उपाधि जयानक ने दी। जयानक का ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। और जयानक 3 राजाओं के समकालीन थे, विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर और पृथ्वीराज चौहान। ये आपको याद रखना है कि ये 3 राजाओं के समकालीन थे। जयानक विग्रहराज चतुर्थ के समकालीन थे, सोमेश्वर के समकालीन थे और पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। आगे बढ़ते हैं। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई। यानी विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी 1163 ईस्वी में। इस पाठशाला का नाम था सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला, सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बाद में इस पाठशाला को तुड़वा दिया गया। यानी मोहम्मद गोरी के एक सेनापति थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तुड़वा दिया गया। आगे पढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तुड़वा दिया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, नोट में लिखा हुआ है कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था। आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत जो पाठशाला थी सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला को तुड़वा दिया गया और तुड़वाकर यहाँ एक 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया गया। ये 2.5 दिन का झोंपड़ा है, ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। राजस्थान की प्रथम मस्जिद कौन सी है? 2.5 दिन का झोंपड़ा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जॉन मार्शल ने कहा कि इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ है, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। यानी 2.5 दिन में निर्माण हुआ, तो इसलिए जॉन मार्शल ने कहा है कि इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। लेकिन अन्य जो इतिहासकारों में एक और आता है, पर्सी ब्राउन का भी नाम आता है। पर्सी ब्राउन ने ये बोला था कि यहाँ पंजाब शाह पीर जो है उनका 2.5 दिन का मेला उर्स लगता है, इस कारण इसे 2.5 दिन का यानी झोंपड़ा भी कहते हैं। अन्य इतिहासकार में बात करें तो यहाँ पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स होता है, मेला। और ये पर्सी ब्राउन ने बोला था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का उर्स के कारण इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। ये किसने कहा? और 2.5 दिन में निर्माण हुआ, ये जॉन मार्शल ने कहा था। एक फेवरेट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। तो इसे 16 खंभों का महल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2.5 दिन के झोंपड़े को 16 खंभों का महल भी कहा जाता है। ये खंभा, छतरियाँ सब पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। और इसका नक्शा जो है वो अबू बकर ने बनाया था। एक फेवरेट क्वेश्चन है कि इसका नक्शा किसने बनाया था? तो इसका नक्शा जो है वो अबू बकर ने बनाया था। आगे बढ़ते हैं। तो विग्रहराज चतुर्थ ने बिसलपुर कस्बा बसाया था। विग्रहराज चतुर्थ ने बिसलपुर कस्बा बसाया था। जब हमने बनास नदी पढ़ी थी, बनास नदी जो है वो राजसमंद से निकलने के बाद ऐसे ऊपर जाती है और सवाई माधोपुर रामेश्वर घाट में मिलते हैं। तो लेकिन यहाँ टोंक को 2 भागों में डिवाइडेड करती है। टोंक को 2 भागों में बांटने वाली नदी बनास नदी है। तो यहाँ बिसलपुर कस्बा बसाया गया है और टोंक में बिसलपुर बांध भी है। जो पूछा जाए तो ये इस नदी के ऊपर है, बनास नदी के ऊपर। और बिसलपुर बांध टोंक में है, बिसलपुर कस्बा टोंक में है और ये विग्रहराज चतुर्थ ने बनाया था। आगे बढ़ते हैं। तो यहीं बिसलपुर बांध है
ये दिया गया है नीचे। और विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहान वंश का स्वर्णयुग कहा जाता है। गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह को विग्रहराज चतुर्थ ने परास्त किया था, यानी कि गजनी के शासक थे अमीर खुसरो शाह को विग्रहराज चतुर्थ ने परास्त किया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पीछे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये मलेच्छोवाड़ा से आ भी गया, मैंने आपको पीछे बताया था। दिल्ली के तोमर वंश को हराया था, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। और मलेच्छों को हराया था, यानी कि मलेच्छों को हराया, इसकी जानकारी हमें जो मिलती है वो मिलती है शिवालिक लेख से। किससे मिलती है? शिवालिक लेख से। शिवालिक लेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है, शिवालिक लेख से। और ये शिवालिक लेख है, ये जो दिल्ली से प्राप्त हुआ था, शिवालिक लेख दिल्ली से प्राप्त हुआ था। और अशोक के शिलालेख के निकट बिसल देव द्वारा 9 अप्रैल 1163 को ये उत्कीर्ण करवाया गया था। पूछा जा सकता है 9 अप्रैल और 1163 को ये उत्कीर्ण करवाया गया था। एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो याद रखना है आपको कि मलेच्छों को हराया था। और मलेच्छों की जो हमें जानकारी मिलती है वो शिवालिक शिलालेख से मिलती है। ये शिवालिक शिलालेख दिल्ली से प्राप्त हुआ था और अशोक के शिलालेख के निकट बिसल देव ने उत्कीर्ण करवाया था 9 अप्रैल 1163 को। तो आज के लिए इतना ही। आगे जो चौहान वंश हम पढ़ेंगे, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय, वो नेक्स्ट तीसरी क्लास में पढ़ेंगे। क्लास को पूरा देखना और इसे याद भी करना। आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर होने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद।